नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट जो इस बार घटनाएं हुई हैं या जो प्रयास हुए हैं सरकार के, तो उससे जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं। शायद यहाँ से पेपर में सवाल आए, कन्फर्म हो सकता है कि सवाल यहाँ से आए। देखिए, जैसे हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था। आप सभी को पता है कि आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देशवासियों के दिलों में देशभक्ति की भावना को पैदा करने के लिए, जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था। ठीक है, हर घर तिरंगा अभियान चलाया। पहली बात तो ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में चलाया गया, तो 75वें। इस अभियान के तहत क्या करना था, 13 से 15 अगस्त 2022 को अपने घरों पर क्या लगाना था, तिरंगा लगाने की जो थी वो अपील करी गई थी कि अपने घरों पर आप क्या लगाएंगे, तिरंगा लगाएंगे। शायद आप लोगों ने लगाया भी होगा, इस अभियान से आप जुड़े भी होंगे। और देखिए, इस अभियान की जो घोषणा करी गई थी, देखिए ये सवाल अच्छा हो सकता है कि इस अभियान की घोषणा कब हुई। ये 31 जुलाई 2022 को मन की बात जो इनका रेडियो प्रसारण कार्यक्रम आता है नरेंद्र मोदी साहब का, उसमें करी गई थी। ठीक है, 31 जुलाई 2022 को। और इसमें केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा वेबसाइट भी लॉन्च की थी। और इसके ऊपर क्या प्रोग्राम था कि ध्वज को अपने घर लगा करके पिन करना है और राष्ट्रीय ध्वज के साथ सेल्फी अपलोड करनी है। ठीक है, ये तिरंगे को जन भावना पहुंचाने के लिए ऐसा करा गया था। देखिए, इसमें लक्ष्य रखा गया था 20 से 25 करोड़ घरों पर झंडा लगाने का लक्ष्य रखा गया था। ये आप ध्यान रखिए। तो यहाँ से ये बातें इसमें बन सकती हैं कि ये तिरंगा ये अभियान लॉन्च कब हुआ। ठीक है, ध्यान रखना 13 से 15 अगस्त। इसकी घोषणा कब हुई थी, 31 जुलाई मन की बात कार्यक्रम में। और एक वेबसाइट लॉन्च करी गई थी और इसमें लक्ष्य रखा गया था कितना, 20 से 25 करोड़ लोगों के घरों पर झंडा लगाने का लक्ष्य रखा गया था। ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा देखो, आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से सवाल बन सकता है। देखिए, भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 75 सप्ताह पूर्व, ध्यान रखना 75वीं वर्षगांठ में 75 सप्ताह ही ये चला है अमृतोत्सव। 12 मार्च 2021 से शुरू होकर 15 अगस्त 2022 तक चला। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट डेट है बहुत ज़्यादा भाई, कि 12 मार्च 2021 से शुरू हुआ था और 15 अगस्त 2022 तक चला। अच्छा, तारीख 12 मार्च ही क्यों निश्चित करी गई थी, क्यों? क्योंकि जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने हैं, उन्होंने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब करी थी, 12 मार्च 1930 में करी थी। ध्यान रखना, दांडी मार्च जिसे कहते हैं हम, दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी सवाल हो जाएगा ये कि इसकी शुरुआत कब से हुई अमृत महोत्सव की। ठीक है, इस देखिए पूरे प्रोग्राम के अंदर क्या करा गया था कि 75 स्वरों के साथ 75 नर्तक, ये सब चीज़ें इसमें शामिल करी गई थी। आप इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि चरखे को केंद्रीय विषय बनाया गया था इसमें। ये इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में चरखे को केंद्रीय विषय बनाया गया था। ये महत्वपूर्ण बात है। और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत करी गई थी। मतलब जो आपके स्थानीय चीज़ें हैं उन्हें ज़्यादा बेहतर तौर पे उन्हें यहाँ आगे लाने की कोशिश करी गई थी। इसके अलावा देखिए, ये आप जानते हैं वर्ष 1930 में, ये तो सब इतिहास की बात, लकड़ी जीवन के लिए महत्वपूर्ण विषय था। ठीक है, तो ये सब बातें आप इसमें छोड़ देंगे, इसमें ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। लेकिन बस आपको जो ध्यान रखना वो ये है कि इसकी शुरुआत 12 मार्च से हुई थी और 15 अगस्त तक चला था। और इसमें जो चरखा था, जो मैंने आपको बताया कि जो चरखा था, चरखे को केंद्रीय विषय बनाया गया था। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें कि विधानसभा चुनाव 2022 की अगर हम बात करते हैं, चलिए देखते हैं विधानसभा चुनाव 2022 को। देखिए, यहाँ से सवाल बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको सवाल मिल जाएगा। जैसे ये इस बार 2022 में जो हमारी 5वीं विधानसभा का गठन हुआ है। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर ध्यान से देखना कि उत्तराखंड के साथ साथ 4 अन्य राज्य भी थे जहाँ पर चुनाव कराए गए थे। तो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर सवाल बनाया जा सकता है यहाँ से। ठीक है, कि उत्तराखंड के साथ साथ 4 अन्य राज्यों में यहाँ पर चुनाव की घोषणा करी थी। इसके अलावा यहाँ देखिए, ये सब चीज़ें हैं नामांकन सीटें। एक बात आप यहाँ से ध्यान रखना कि हमारे यहाँ 70 सीटें हैं। 70 सीटों पर 632 जो उम्मीदवार थे वो मैदान के अंदर थे। ध्यान रखना, टोटल जो नामांकन दर्ज हुए थे वो कितने थे, 632 लोगों ने नामांकन दर्ज करे थे। इसके अलावा देखिए, ये आप ध्यान रख सकते हैं, चुनाव की घोषणा कब हुई थी, 8 जनवरी को। नामांकन 21 जनवरी से, नामांकन की अंतिम तिथि 28 जनवरी, नामांकन पत्रों की जाँच 29 जनवरी, नाम वापसी 31 जनवरी, मतदान 14 फरवरी, मतगणना 10 मार्च और चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई थी 12 मार्च। ये आप ज़्यादा कुछ ध्यान रखने वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि 70 सीटों पर जो कुल मतदान प्रतिशत हुआ है वो कितना है, 65.37% कुल मतदान हुआ है। और आप ये ध्यान रख सकते हैं कि
इसके अलावा देखो ये ध्यान रखना कि हरिद्वार ज़िले में इस बार सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। ध्यान रखेंगे हरिद्वार ज़िले में यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। इसके अलावा यहाँ में कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। देखिए कुछ बिंदु हैं, 2-3 बिंदु मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे एक तो एक आपको ध्यान रखना है कि इस बार उत्तराखंड क्रांति दल जो यूकेडी है वो एक भी सीट नहीं जीत पाई है। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा बीएसपी 2 सीट जीत पाई है और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही गंदा रहा। और ध्यान रखना गुजरात चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ वोटिंग परसेंटेज इनका ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान रखना राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी ये। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि इस बार सबसे ज़्यादा 8 महिलाएं विधायक चुनी गई हैं। ध्यान रखना उत्तराखंड की जो 5वीं विधानसभा का चुनाव हुआ है 2022 में, इसमें 8 महिलाएं विधायक चुनी गई हैं। महत्वपूर्ण बात है, पेपर में बनेगी, ध्यान रखना। देखिए 2002 और 2007 में 4-4 महिलाएं आई थी, 2012-2017 में 5 महिलाएं आई थी और इस बार सबसे ज़्यादा 8 महिलाएँ चुनाव में जीत करके विधायक चुनी गई हैं। तो इसमें इतनी बातें दर्ज कर दें। देखिए ये इम्पोर्टेंट बात है बच्चे कि राज्य में पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी है। हमारी राज्य में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष। देखो उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा अध्यक्ष जो बनी है वो महिला बनी है। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले 26 मार्च 2022 को कोटद्वार की विधायक श्रीमती रितु खंडोड़ी भूषण को निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। वे राज्य विधानसभा की 6ठी अध्यक्ष। देखो नंबर की बात करें तो ये 6ठी अध्यक्ष हो जाएंगी, लेकिन अगर महिला की बात करें तो पहली महिला अध्यक्ष है विधानसभा की। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, पेपर में बन जाएगा। और ये कहाँ की विधायक है, ये कोटद्वार की विधायक भी हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। श्रीमती रितु खंडोड़ी भूषण उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडोरी की बेटी हैं। वे शिक्षिका रही हैं और भारतीय इतिहास पर उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी। पिछली विधानसभा में उन्होंने यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। इस बार उन्होंने कोटद्वार विधानसभा से जीत दर्ज की है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो अभी तक हमारे राज्य विधानसभा अध्यक्ष हुए हैं, पहली जो हमारी अंतरिम विधानसभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे, प्रकाश पंत। पहली विधानसभा के अध्यक्ष यशपाल आर्य। देखो इन बातों में कंफ्यूज नहीं होना, आपसे कई बार परेशान कर लेता है ये। ठीक है, द्वितीय विधानसभा के हरवंश कपूर। तृतीय विधानसभा के अध्यक्ष थे गोविंद सिंह कुंजवाल। चौथी विधानसभा के प्रेमचंद अग्रवाल। और ये 5वीं विधानसभा जो अभी रितु खंडोड़ी जी जो अभी क्या है हमारी पहली महिला अध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त हुई हैं। इसके अलावा देखिए आपको पता ही है कि चुनाव खटीमा से हार गए थे कौन, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, लेकिन फिर उपचुनाव कराया गया और उपचुनाव में अप्रत्याशित जीत इन्होंने यहाँ पर दर्ज किया। देखिए ध्यान से देखें चंपावत उपचुनाव। देखो फरवरी 2022 में विधानसभा चुनाव में खटीमा विधानसभा सीट से 6,950 मतों के अंतर से पराजित हुए थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ध्यान रखना। अब देखिए क्या हुआ कि चंपावत के एक निर्वाचित कैलाश चंद गहतोड़ी ने अपनी सीट खाली करी। किसके लिए, आप सभी जानते हैं कि अगर विधानसभा में मान लिया कि मैं मुख्यमंत्री किसी को बनाता हूं तो 6 महीने के अंदर उसे अपना कहीं ना कहीं से विधायक जो है वो बनना पड़ेगा, सीट जीत करके आनी पड़ेगी। ठीक है, 31 मई 2022 को हुए उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस की श्रीमती निर्मला गहतोड़ी को 55,000 से अधिक वोटों से हराया। जी हाँ, पहले 7,000 से खुद हारे थे, अब 55,000 से हरा दिया है, ये रिकॉर्ड दर्ज है। पुष्कर सिंह धामी को 58,258 मत मिले, जबकि इतने मत संतोष करना मिला। कुल वोट जो डले हैं वो धामी जी को कितने मिले हैं, 92.94%। ये आप ध्यान रख सकते हैं। ये किस सीट से जीत का ये ध्यान रखना है, चंपावत से। और किसने इनके लिए जगह छोड़ी थी ये बात ध्यान रखनी है आपने। ठीक है, ये थे आपके कैलाश चंद गहतोड़ी। ठीक है, ध्यान रखना, इनका नाम इंपॉर्टेंट बनेगा पेपर में। इसके अलावा बस आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो कैलाश चंद गहतोड़ी हैं जिन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी, अब सीट छोड़ने का कुछ तो फ़ायदा भैया होगा ही, तो उत्तराखंड वन विकास निगम का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, उत्तराखंड वन विकास निगम का अध्यक्ष। इसके अलावा देखिए 2 दशक और 12 मुख्यमंत्री, कुल मिलाकर के हमारे 12वें मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना। ठीक, देखो कांग्रेस में ध्यान रखना, इसमें 2-3 बातें हैं कि कांग्रेस के जो एकमात्र पंडित नारायण तिवारी जी हैं, एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने सीएम के रूप में उत्तराखंड में अपना पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल किया है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसके विपरीत सबसे कम दिन के जो सीएम रहे हैं वो तीरथ सिंह रावत जी रहे हैं। 115 दिन सीएम रहे तीरथ सिंह रावत। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि तीरथ सिंह रावत एक भी दिन सदन का सामना नहीं किया है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है उत्तराखंड का जिसने एक भी दिन सदन का सामना किया ही नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे।
ठीक है बच्चों, इन्होंने सदन का सामना ही नहीं किया एक भी दिन। अच्छा, इसके अलावा देखो यहाँ पर हम बात करें कि अब देखो इसमें ज़्यादा कुछ बातें नहीं करनी, बस आप मैं थोड़ा सा मैंने यहाँ डाल दिया। देखो ये ध्यान रखना मुख्यमंत्री का कार्यकाल। देखो सबसे ज़्यादा और सबसे कम का ध्यान रखना। एक तो ये नित्यानंद स्वामी का आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, तो 354 दिन के आसपास रहे थे, ये दिमाग में रखना। इसके अलावा देखिए सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री जो रहे हमारे यहाँ वो नारायण दत्त तिवारी रहे, वो 1832 दिन के आसपास रहे, लगभग 5 साल पूरा करके गए। और सबसे कम दिन जो मैंने आपको बताया वो कौन है, तीरथ सिंह रावत हैं, जो लगभग 115 दिन हमारे यहाँ क्या रहे थे, मुख्यमंत्री रहे थे। और इन्होंने एक भी दिन सदन नहीं का सामना नहीं किया है, ये बात भी आप ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है मेरे बच्चों कि उत्तराखंड में महिला राज्यसभा सांसद का क्या स्थिति है। ठीक है, देखिए राज्यसभा सांसद पहले तो उसका कार्यकाल आपको पता है कि 6 वर्ष के लिए होता है और 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, वर्तमान में हमारे यहाँ से राज्यसभा महिला सांसद जो है वो डॉक्टर कल्पना सैनी है, ध्यान रखेंगे कौन है, डॉक्टर कल्पना सैनी। ठीक है, अब देखो राज्यसभा से निर्वाचित होने वाली डॉक्टर कल्पना सैनी दूसरी महिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दूसरी महिला है। इससे पहले श्रीमती मनोरमा शर्मा डोबरियाल जो 2014 को राज्यसभा के लिए चुनी गई थी, ध्यान रखना। कल्पना सैनी वर्तमान में दूसरी महिला है, इससे पहले श्रीमती मनोरमा शर्मा डोबरियाल, ठीक है, 2014 को राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। इसके अलावा देखो मैं आपको एक बात इसमें और बताना चाहता हूँ, अब ये इसमें आगे आ जाएगी कि यहाँ अगर आप देखोगे ये रहा, ये श्रीमती स्वराज का निर्वाचन जो हुआ था वो 3 अप्रैल 2000 को हुआ था। ठीक है, और 2 अप्रैल 2006 तक उत्तर प्रदेश से हुआ, लेकिन 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड अस्तित्व में आने के बाद श्रीमती स्वराज को उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद माना गया था। ठीक है, ध्यान रखना, राज्यसभा सांसद किसे माना गया था, श्रीमती सुषमा स्वराज जी को। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद पूर्ण रूप से जो बनी है वो 2 ही बनी है, मनोरमा शर्मा और कल्पना सैनी। ठीक है, इसके अलावा देखो ऐसे ही संघ प्रिया गौतम भी हैं, मनोहर कांत ध्यानी भी हैं। ये ठीक है, एक कोटे से बनी है तो इसमें इतनी बड़ी बात ध्यान नहीं रखनी, आपको 2 लोगों का बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये अभी जो कल्पना शर्मा जी हैं वो देहरादून की मेयर भी रह चुकी हैं और अभी ये जनपद के शिवदासपुर तेलीवाला निवासी की वहाँ की क्या है, रहने वाली हैं। डॉक्टर कल्पना सैनी हरिद्वार जनपद की हैं, तो इनके बारे में 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और इतनी बातें इसमें बता रहा हूँ मैं, तो आप ध्यान रखना, ये सब बातें पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी बच्चों। और देखिए बस आप अच्छे से पेपर दे के आइए, बिल्कुल घबराना नहीं है, मेहनत करनी है और ज़बरदस्त पेपर करके आइए। ठीक है, चलिए मिलूँगा मैं, काम के किस्से लाता रहूँगा, अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।